तो नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आने वाले सब टाइम में मैं आपके लिए अल्काइल हैलाइड चैप्टर लेके आने वाला हूँ। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ने के लिए, अल्कोहल पढ़ने के लिए और ईथर पढ़ने के लिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको टॉपिक समझ में आए। जितना भी मुझे आता है मैं वो नॉलेज आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन क्या होता है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई चीज आएगा और कोई चीज जाएगा। मतलब किसी चीज को हटा के कोई दूसरा चीज लाना है, उसका नेचर लेकिन वैसा ही होना चाहिए कि एक्स को हटा के एक्स जैसा ही चीज लाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें नाम क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब बोलोगे ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक न्यूक्लियोफाइल का वीडियो बनाया है। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उस न्यूक्लियोफाइल वाले वीडियो को देखिए, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है आएगा। बाकी मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज मिले और नहीं तो उसके पास क्या मिले, लोन पेयर मिले। ठीक है, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज मिले या जिसके पास लोन पेयर मिले। शॉर्ट में मैं ऐसा बोलूंगा कि जिसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब जो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाए उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, उसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस ए लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप बोला जा रहा है। मतलब एक आएगा, जो आया वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल। जो जाएगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? लिविंग ग्रुप। लेकिन वो भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल ही होगा। ठीक है, जैसे देखो इस रिएक्शन में Nu माइनस का मतलब है यहाँ पे कौन आया? न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, और लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जाने वाला है। ये जो Lg लिखा हुआ है मतलब क्या ना, मतलब इसका लिविंग ग्रुप। तो कोई बोलेगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में इतना डिफरेंस है कि दोनों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देगा और दूसरा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जो ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? लिविंग ग्रुप। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफाइल। तो फिर से मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि मेरे पास एक आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ एक ग्रुप अटैच्ड है जिसको मैं लिविंग ग्रुप बोल रहा हूं। लिविंग ग्रुप क्या करेगा? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से जाएगा। लिविंग ग्रुप यहां से क्या करेगा? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आर के पास ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, बिकॉज एक पेयर जा रहा है एक पेयर आ रहा है। तो आर के साथ एनयू कनेक्ट हो गया। और लिविंग ग्रुप के पास देखो फिर से नेगेटिव है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। अब इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया शॉर्ट में, न्यूक्लियोफाइल वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और लिविंग ग्रुप कौन है? तो लिविंग ग्रुप वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में आपको लिविंग ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं कि देखो लिविंग ग्रुप क्या है कि सपोज मेरे पास एक आर ग्रुप है। ठीक है, और इस आर ग्रुप के साथ कौन अटैच्ड है? लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। तो लिविंग ग्रुप का काम क्या है? यहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाना। तो आर पे अब जो भी चार्ज है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाए, इंटरमीडिएट के थ्रू जाए, जैसे भी जाए, बट मुझे इतना पता है कि लिविंग ग्रुप के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर ये पहले से पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो लिविंग ग्रुप है नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कौन सा काम करेगा? ये बेस का काम कर सकता है। तो एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है लिविंग ग्रुप का कि जो वीक बेस होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। आप ये सोचना कि कोई, अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूं, उसको सीरियसली मत ले लेना, कि सपोज कोई घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, कोई घर छोड़ के भाग गया, तो वो भागने के बाद घर ना रिटर्न करे, इसके लिए क्या कंडीशन है? कि वो फिनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, अपने आप को खिला पाए। ठीक है, अब घर से भागने के बाद शाम को भूख लग गया, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वापस फिर से घर को वापस आ जाएगा वो। तो फिर इसका मतलब क्या है? वो अच्छा वाला लिविंग ग्रुप नहीं था। घर से भागा, पैसा लेके भागा,
जैसे भी लेके भागा, जॉब करता था, जैसे भी गया, अगर वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है तो फिर वो अच्छा वाला लिविंग ग्रुप है। भाई पहले ही बोला, उसको सीरियसली मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है। तो अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो बेस है, ये कैसा बेस होना चाहिए, तो ये वीक बेस होना चाहिए। जो वीक बेस होता है, जो वीक बेस होता है उनको हम अच्छा वाला लिविंग ग्रुप मानते हैं। ठीक है, बाकी लिविंग ग्रुप का सेपरेट सा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसके लिए देख सकते हो। फिलहाल मैं इतना बोलूंगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो एक वीक बेस होना चाहिए, बिकॉज वीक बेस जो होगा वो रिएक्टिव कम होगा, और रिएक्टिव कम होगा मतलब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हमारे लिए लिविंग ग्रुप वो अच्छा है जो वीक बेस है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि मेरे पास आर ग्रुप के पास कौन अटैच्ड हो गया, OH2+। अब अगर ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में रिलीज होगा, H2O। अब H2O जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो H2O अगर ये स्टेबल मॉलिक्यूल है तो हम बोल सकते हैं कि जो H2O जो ये वाला ग्रुप था, ये क्या है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। और ये वाला लिविंग ग्रुप आपको बहुत से रिएक्शंस में जनरली ऑब्जर्व होने वाला है, आपको एनसीईआरटी में भी। अब सपोज मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है RN2+, अब कोई ये बॉन्ड तोड़ दे तो यहां से क्या निकलेगा, N2। और N2 गैस हमें पता है कि बहुत स्टेबल होता है, तो N2 गैस अगर बहुत स्टेबल होता है मतलब ये वाला ग्रुप भी क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब कोई बोले कि मेरे पास ROH है और इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहां से OH किसके फॉर्म में लॉस होगा, OH- के फॉर्म में लॉस होगा। और OH- जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो OH होगा वो क्या होगा, वो वीक लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब सपोज मेरे पास RX बॉन्ड है, X मतलब हेलोजन, जहां पे X का मतलब क्या हो सकता है, X आपका जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, अब ये तोड़ के गया, तोड़ के गया तो क्या रिलीज करेगा, X-। अब हमें पता है कि अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो F- से ज्यादा कौन स्टेबल होता है, Cl-। Cl- से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, Br-। और उससे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, I-। तो जो सबसे स्टेबल है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, मतलब हाइड्रोजन्स में आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, और उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। बस समझ में आ रहा है। तो लिविंग ग्रुप के लिए हम डिटेल से एक वीडियो भी बनाएंगे अगर आपको जरूरत हो तो। फिलहाल मैं लिविंग ग्रुप को यहीं पे कंसाइज फॉर्म में रख रहा हूं ताकि मुझे अपने चैप्टर, जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसके बारे में ज्यादा बात करो। तो लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप वो होता है जो एक वीक बेस होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक जनरल लिविंग ग्रुप्स का नाम लिख देता हूं, जो जो लिविंग ग्रुप आपको दिखने वाला है अल्काइल हैलाइड चैप्टर में या अल्कोहल में या ईथर में। देखो, एक तो आपको दिखेगा X। ठीक है, अब X में क्या होगा, फ्लोरीन से ज्यादा बेटर क्लोरीन होगा, क्लोरीन से ज्यादा बेटर ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन से ज्यादा बेटर कौन होगा, आयोडीन होगा। अब अगर मैं बोलूं और क्या क्या दिखेगा, तो आपको OH2+ दिखेगा, बहुत अच्छा वाला। आपको N2+ दिखेगा, आपको NH3+ दिखेगा। ये सब मैं जो लिख रहा हूं अच्छा वाला लिविंग ग्रुप है। ठीक है, हाँ, इसमें ये फ्लोरीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, बिकॉज F- बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब अगर कोई बोले खराब लिविंग ग्रुप कौन है, तो उसमें OH आएगा, उसमें कौन आएगा, उसमें NH2 आएगा, उसमें कौन आएगा, उसमें फ्लोरीन आएगा। इधर लिविंग ग्रुप में एक और आ सकता है, OC डबल बॉन्ड OR आएगा। ये अगर टूट के जाएगा तो स्टेबल बनता है रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो देखो क्या क्या चैप्टर अपने पास है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में X लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल चैप्टर में OH होता है, OH बैड लिविंग ग्रुप है, अगर वो OH2+ में चला जाए तो गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एस्टर में कन्वर्ट कर पाए, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। ठीक है, मेरे पास अमाइंस है, अमाइंस में NH2 होगा, NH2 बैड लिविंग ग्रुप होगा, बट अगर वो H+ कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनेगा, NH3+, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये सब जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, और ये सब जो है वो क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप के एग्जांपल का n नंबर ऑफ टाइप्स है। अब कोई उसमें बात करना चाहे टोसाइलेट्स, सल्फोनेट, एस्टर्स जो होते हैं, तो उन तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। फिलहाल लिविंग ग्रुप वो है जो मॉलिक्यूल से रिलीज होने के बाद अपने आप को क्या कर पाए, स्टेबल कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल में। अच्छा, एग्जाम्पल के पहले
एक पॉइंट था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है। अब यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट गिवन बाय। अब देखो, अगर आपके मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खराब है, अच्छा है, वो कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, बट अगर उसका बॉन्ड किसी कारण से स्ट्रांग हो जाए, जैसे सपोज मैं मान लेता हूं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहां पे Cl है। Cl एक ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बट ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो यहां पे इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के कारण यहां का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसे होगा ना, क्लोरीन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इस पॉइंट पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, मतलब उसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। उसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो यहां पे दो एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखना है। ये कौन था? ये विनाइल हैलाइड था, ठीक है, और दूसरा एराइल हैलाइड। आपके अपने सिलेबस में इन दो को ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से अटैच हैलोजन या कोई लिविंग ग्रुप और बेंजीन से अटैच्ड लिविंग ग्रुप आपको एसएन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज दोनों में सेम ही चीज है, लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस होगा, तो यहां से भी यही लॉजिक बनेगा कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी घट जाएगा। तो इसमें दो चीज याद रखना है कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आगे मैं बात करता हूं कि कितने तरीके का होता है, हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है। अब एक एग्जांपल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप इन फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने पहले ही बोला था, न्यूक्लियोफाइल आएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, आपके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जबकि जो लिविंग ग्रुप है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और आपके साथ बॉन्ड तोड़ के जाएगा। तो देखो, पहले वाले रिएक्शन में OH माइनस CH3I। अब देखो, CH3 के साथ किसने बॉन्ड बनाया? OH ने बनाया, मतलब OH जो है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। OH कौन है? वो न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। और जो आयोडीन है वो कौन होगा? वो लिविंग ग्रुप होगा, बिकॉज वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में आप खुद बता पाओगे, जो ये वाला है वो कौन है? वो न्यूक्लियोफाइल है। और ब्रोमीन जो है कौन है? लिविंग ग्रुप है, बिकॉज इस ग्रुप के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? OCH3 बना रहा है। यहां पे देखो, तो जो बॉन्ड बनाएगा वो लिविंग ग्रुप है, जो बॉन्ड तोड़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो बॉन्ड बनाएगा वो न्यूक्लियोफाइल है, जो बॉन्ड तोड़ेगा वो लिविंग ग्रुप है। तो यहां पे कौन बॉन्ड बना रहा है? आयोडीन। तो आयोडीन कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और क्लोरीन यहां से जा रहा है, मतलब क्लोरीन कौन है? लिविंग ग्रुप है। इसकी बात करें तो ये कौन है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला, बिकॉज इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आयोडीन कौन है? लिविंग ग्रुप है। तो इतना समझ में आया कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपको देगा, बॉन्ड बनाएगा, और जो जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, वो कौन है? लिविंग ग्रुप है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Write the following as net ionic equations and designate the nucleophile, substrate and living group in each reaction. अब हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि कौन से रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन सबस्ट्रेट है और कौन लिविंग ग्रुप है। अब देखो, पिछली बार तो चार्ज वर्ड दिखाया गया था ना, इस बार आपके पास पिछले बार चार्ज वर्ड दिखाया गया था, इस बार आपके पास चार्ज नहीं है। अब देखो, मैं इक्वेशन को तोड़ के लिखता हूं। मेरे पास है CH3I, ठीक है। दूसरा मेरे पास है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एक ही बात कर रहा हूं, CH3 CH2 O माइनस Na+। ऑर्गेनिक में कहीं भी अल्केली मेटल्स दिखे, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स दिखे, उसका एक ही काम है, चार्ज को छिपाना, ठीक है। तो जहां भी अल्केली मेटल्स दिखे उस पर कितना चार्ज होगा? +1, और उसके काउंटर पार्ट पे कितना चार्ज होगा? -1, ठीक है। अब देखो, ये रिएक्शन हुआ, हमें पता है कि जो आयोडीन है वो लिविंग ग्रुप होता है,
तो इस मॉलिक्यूल में देखो, ये मेरा हो गया लिविंग ग्रुप, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये जो CH3 है, ये कौन बनेगा, ये बनेगा सबस्ट्रेट। ठीक है, आयोडीन बन गया लिविंग ग्रुप और ये RO माइनस क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। आगे देख लो किसके बीच में बॉन्ड बना, CH3 CH2O माइनस, और किसके साथ बना, CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और Na प्लस और I माइनस ने क्या बनाया, NaI बनाया। वैसे दूसरे एग्जांपल में अब डायरेक्टली बात करेंगे। दूसरे वाले एग्जांपल मतलब बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में Na प्लस है और I माइनस है, NaI का मतलब यही होता है। और दूसरे तरफ कौन है, CH3 है, CH2 है और Br है। अब देखो आगे क्या बना है, CH3 CH2 पे I आया है, मतलब I माइनस इस पे अटैक करने वाला है, तो ये कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ब्रोमीन क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। अब कोई बोलेगा इसमें सबस्ट्रेट कौन है, तो भाई ये सबस्ट्रेट है, जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच्ड होगा वो मेरा सबस्ट्रेट होगा। दूसरे वाले में जो ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा लिविंग ग्रुप बनेगा। और यहाँ पे जो टर्शियरी कार्बन है वो मेरा क्या है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन की बात कर रहा हूं, ये जो कार्बन है वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा सबस्ट्रेट बनेगा। इस वाले में Cn माइनस है, Cn माइनस जो है, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे जो Cn माइनस है, Cn माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, और ये वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे अटैक होगा, मतलब ये वाला ग्रुप जो बनेगा क्या बनेगा, वो सबस्ट्रेट बनेगा। ठीक है, इस वाले में ये वाला कार्बन पे अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, तो ये सबस्ट्रेट बन गया। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, सबस्ट्रेट कौन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। मैं फिर से एक लाइन में बोल देता हूं, न्यूक्लियोफाइल वो है जो अटैक करेगा, सबस्ट्रेट वो है जहां पे अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा, और लिविंग ग्रुप कौन है, जो सबस्ट्रेट को छोड़ के जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की, जो हमारे पहले वाले स्लाइड्स में था, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक जाएगा। जाएगा कौन है, लिविंग ग्रुप। अब ऐसा सोचो कि इस क्लासरूम में एक स्टूडेंट को जाना है और एक स्टूडेंट को आना है। अब कितने तरीके से किया जा सकता है, तो पहला तरीका क्या है कि एक स्टूडेंट जाए और एक स्टूडेंट फिर आए। मतलब इस काम को मैं 2 स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बार स्टूडेंट को मैं बाहर भेज रहा हूं और दूसरी बार एक स्टूडेंट को फिर मैं बोल रहा हूं तुम अंदर आओ। ठीक है, मतलब प्रोसेस 1 by 1 हुआ। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। और दूसरा टाइप क्या हुआ कि एक ही टाइम पे एक स्टूडेंट जा रहा है और एक स्टूडेंट आ रहा है, मतलब प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहा है। तो ये 2 तरीके से एसएन रिएक्शन होता है कि अगर कोई एसएन रिएक्शन, एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ लोग इसी को न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, एनडी रिएक्शन भी बोलते हैं। फिलहाल हमारे एनसीईआरटी में एसएन के नाम से ही मिलेगा। तो देखो पहला जिसमें रिएक्शन 2 स्टेप में है उसको बोलते हैं हम SN1। क्यों बोलते हैं, अब ये मैकेनिज्म में देख लेंगे। और दूसरा जो एक स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, SN2 बोलते हैं। तो 1 by 1 देखते हैं कि कैसे हुआ। तो देखो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं कि मेरे पास एक R ग्रुप है, कि मेरे पास एक R ग्रुप है, इस R ग्रुप के साथ कौन अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, और यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, RNU बनेगा, और साथ में लिविंग ग्रुप यहां से लॉस होगा। ये एक जनरल रिएक्शन है, मैं हर बार एसएन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन यही लिखूंगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, और मैकेनिज्म आपको लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप इस इक्वेशंस को क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब देखो मैकेनिज्म क्या है कि मेरे पास एक R ग्रुप था
लिविंग ग्रुप था। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई काम को हम 2 स्टेप में कर रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट को भेज रहे थे, फिर एक स्टूडेंट को अंदर ला रहे हैं, 2 स्टेप में कर रहे थे ना। तो देखो स्टेप वन लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसका काम ही है लेके जाना। तो लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो आर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इसको लॉस होने वाला है। और लिविंग ग्रुप पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, और ये वाला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप है। क्या मतलब है अभी हम देख लेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो उसी सॉल्यूशन में, उसी रिएक्शन कंटेनर में न्यूक्लियोफाइल भी बैठा हुआ है, तो उसे क्या दिखा? R प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस R प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? RNU। बट ये जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। अब स्लो फास्ट का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? 2 स्टेप में हुआ। 2 स्टेप में हुआ तो जो भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो हमारा स्लो स्टेप होता है, हमारा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये कॉन्सेप्ट आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे। फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूं। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि अगर कोई प्रोसेस में एक से ज्यादा स्टेप है, तो जो स्टेप सबसे स्लो होगा वो मेरा क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब उसी के बेसिस पे हम रेट लॉ लिखते हैं। अब मैंने बोला रेट लॉ, तो रेट लॉ का मतलब क्या है कि वो एक लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं इसको, कि ये लॉ बोलता है कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल हम चेंज कर सकते हैं। हम टेम्परेचर चेंज करेगा तो उनका एनर्जी कंटेंट भी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो अब ये लॉ क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स का हमने एनर्जी क्या कर दिया? कम कर दिया, या सॉरी कम नहीं कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का जनरल स्टेटमेंट है। अब मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये जो मैं रेट लिखूंगा वो किसके बेसिस पे लिखूंगा? जो प्रोसेस मेरा क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में मेरा रिएक्टेंट कौन है? यही है, RLG ही है। तो अगर मैं इसका रेट लिखूं, रेट लॉ फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसका मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RLG। हम इसको पूरे मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। RLG में R मेरा सबस्ट्रेट है, LG मेरा लिविंग ग्रुप है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLG। अब कोई बोलेगा यहां पे क्या लिखना चाहिए पावर में, ठीक है। यहां पे पावर में कुछ हम m लिखते हैं जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो जो हमारा स्लो स्टेप है, जो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसका जो भी कोफिशिएंट है हम वही पावर में लिखेंगे। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 होगा। तो यहाँ पे पावर कितना होगा? 1। तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 का मतलब हो गया रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? यूनिमॉलिक्यूलर। और एसएन रिएक्शन का तो टाइप है, इसलिए नाम क्या बना? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? अगर कोई रिएक्शन का मतलब एसएन रिएक्शन, भाई लेक्चर चल रहा है एसएन का, तो एसएन कोई रिएक्शन का मतलब एसएन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कोई एसएन रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? SN1 रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, और उसी की बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ये रेट लॉ लिखा है। अब ये रेट लॉ क्यों चाहिए? बिकॉज इस रेट लॉ के बेसिस पे हम फैक्टर्स को जानेंगे कि क्या फैक्टर्स हो गए जिससे SN1 को फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLG। अब ऑर्डर भी मैंने बता दिया कि 1 है। अब इसमें पॉइंट देखना है कि क्या चेंज करेंगे तो हमारा ऑर्डर मींस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। तो देखो हमें केवल इस स्टेप पे फोकस करना है, ये वाला स्टेप जो है इस पे फोकस करना है। और इसमें भी फोकस कहां पे करना है? हमें फोकस करना है रिएक्टेंट साइड में फोकस करना है। ये रिएक्टेंट में कौन है? R है, LG है, और तो कुछ है नहीं। तो देखो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो रेट है
वो कब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कब ज्यादा बेटर होगा, तो जब मेरा लिविंग ग्रुप क्या हो, बहुत अच्छा हो, बिकॉज ये जाएगा तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो अगर ये खराब वाला लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये छोड़ के जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप को हम अच्छा वाला लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अच्छा वाला लिविंग ग्रुप होगा तो बहुत आसानी से क्या मिलेगा हमें, R प्लस मिलेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। बोलने का मतलब है जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। इसको मैं कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर मेरा लिविंग ग्रुप मान लो हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड मेरा कंपाउंड है, तो सबसे बेटर कौन देगा, आयोडाइड देगा, उसके बाद ब्रोमाइड देगा, फिर क्लोराइड देगा, और उसके बाद ही कौन देगा, फ्लोराइड देगा, बिकॉज आयोडाइड सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप था। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। बाकी अभी फैक्टर्स में भी देखेंगे। दूसरा क्या है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट में यहां पे देखो इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब एक पॉइंट देखो, यहां पे मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। कितने स्टेप में हुआ, तो 2 स्टेप में हुआ। यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब यहां पे क्या बनने वाला है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनने वाला है, R प्लस मतलब कार्बोकैटायन। ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये वाला मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2 है। तो जो पहला स्टेप स्लो है उसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, इसको मैं EA1 बोल देता हूं। और दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी कौन है, ये EA2 है। तो EA1 जो है बहुत ज्यादा होगा EA2 से, इसलिए पहला वाला प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना ज्यादा ये नीचे की तरफ आएगा, और जितना ज्यादा ये नीचे की तरफ आएगा उतना आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन क्यों बोल रहा हूं कि यहां पे कार्बोकैटायन बना है, ये जितना स्टेबल होगा ये पॉइंट उतना नीचे आएगा, और जितना ज्यादा ये नीचे आएगा इस पॉइंट को भी नीचे आना पड़ेगा, और जितना ज्यादा ये पॉइंट नीचे आएगा उतना ज्यादा आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन एक किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, और तीसरा डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, पोलर एंड प्रोटिक होना चाहिए, जितना ज्यादा पोलर जितना ज्यादा प्रोटिक उतना आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। मैं फिर से इसको शॉर्ट में कर देता हूं कि कितने स्टेप में होगा, तो 2 स्टेप में होगा। किस पे डिपेंड करेगा, तो लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा बेटर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और किस पे डिपेंड करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, और सॉल्वेंट कैसा चाहिए इसको, पोलर एंड प्रोटिक चाहिए। तो ये इसका फैक्टर है, ये इसका रेट लॉ है, कितना ऑर्डर होता है, तो 1 होता है। अब देखो यहां पे मैंने इसको फैक्टर्स के हिसाब से भी बनाया था, ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो एक शॉर्टकट में और बता देता हूं कि कोई ग्राफ देके मेरे से पूछे कि कितने स्टेप का रिएक्शन है, तो जितनी बार पीक बनेगा उतना आपका स्टेप होगा, और पीक पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये सब कंटेंट इस टॉपिक का नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का ही है, बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जितनी बार पीक उतनी बार स्टेप, ठीक है। और 2 स्टेप के बीच में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। जैसे कोई मेरे से ये बोले, ठीक है, कोई मेरे से ये बोले कि ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है भाई, कितने स्टेप है, तो कितने पीक दिखे, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं 3 स्टेप का प्रोसेस होगा, ठीक है। और कितनी बार इंटरमीडिएट बना, तो 1 बार 2 बार। वैली जो होता है, कभी भी आप दूर से पहाड़ को देखो, मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है, जो मुझे दूर से पहाड़ दिखाई देता है तो कुछ ऐसा ही तो दिखाई देता है ना। तो जो पीक है पहाड़ का वो सब कौन है, ट्रांजिशन स्टेट है, और उनके बीच में जो वैली बनता है वो कौन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जिसको आप
आइसोलेट नहीं कर पाओगे कभी, वो बहुत थोड़े समय के लिए बनता है और रिएक्शन में कंज्यूम होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेबिलिटी दे कैन बी आइसोलेटेड, मतलब रिएक्शन को रोक के कहीं पे आप उसको बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालने के मतलब हाथ से पकड़ के नहीं खींचना, आप रिएक्शन को स्टॉप करके इन मॉलिक्यूल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब रिएक्शन इन इंटरमीडिएट जनरली क्या ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल आपको ग्राफ पहचानने के लिए मैंने ये पॉइंट बोला कि जितनी बार पीक बनेगा उतना स्टेप होगा, और दो पीक के बीच में जो बनेगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, अब यहां पे वही पॉइंट्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। तो मैंने पहले बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कि कौन देगा, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री आपको SN1 रिएक्शन देगा, 1 डिग्री कभी भी आपको SN1 रिएक्शन नहीं देगा। और कौन देगा, तो आपको बेंजाइलिक देगा और एलाइलिक देगा। इसका मतलब क्या है, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है तो SN1 रिएक्शन हो सकता है। वैसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो वहां भी रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस होगा, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये सब आपको SN1 रिएक्शन देगा, या इसी के टाइप के कंपाउंड आपको SN1 रिएक्शन देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो कभी आपको SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब नेक्स्ट है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के केस में मैं यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा ये बेटर होगा उतना बेटर आपका SN1 रिएक्शन होगा। इससे ज्यादा आपको लाइन जानने का जरूरत नहीं है कि लिविंग ग्रुप अगर बेटर है तो बेटर SN1 रिएक्शन होगा, जितना अच्छा उतना बढ़िया। तीसरा सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट में एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। मैं हमेशा बोलता हूं पोलर को आप ऐसे समझना जिसमें चार्ज हो, और नॉन पोलर जिसमें चार्ज ना हो। वैसे पोलर का मतलब ये होता है कि जिसमें डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 मिले। ठीक है, तो मेरा इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन है, मतलब इस बार हमें चार्ज देखने को मिलने वाला है, और चार्ज वाले को चार्ज वाले लोग ही चाहिए भाई। तो कार्बोकैटायन को कौन चाहिए, पोलर चाहिए, मतलब नॉन पोलर नहीं चाहिए। अब पोलर के अंदर में दो टाइप है, एक है प्रोटिक और दूसरा है एप्रोटिक। ठीक है, प्रोटिक का मतलब है जिस भी सॉल्वेंट में H जो हो O के साथ, N के साथ, सल्फर के साथ, हैलोजन के साथ, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिलेगा, उनको हम प्रोटिक बोलेंगे। और एप्रोटिक उल्टा है, जिसमें इनके साथ ना मिले। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में आप देख लो यहां पे कि मेरे पास वाटर है, वाटर में H किसके साथ अटैच है, O के साथ, तो ये प्रोटिक होगा। ठीक है, मेरे पास अल्कोहल है, H जो है O के साथ अटैच है, प्रोटिक है। मेरे पास H2S है, सल्फर के साथ अटैच है। मेरे पास NH3 है, ये सल्फर के साथ है। मेरे पास RNH2 है, नाइट्रोजन के साथ है। तो ये सब पोलर एंड प्रोटिक का एग्जांपल होगा। जबकि एप्रोटिक की बात करें तो एक तो एसीटोन सबसे कॉमन है, ठीक है, एसीटोन। दूसरा DMSO बोलते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, कार्बन के जगह पे सल्फर डाल दो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया DMSO। एक है DMF, तो फॉर्मामाइड HCONH2। अब H को हटा के यहां पे 2 CH3 लगा दो, तो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये सब एप्रोटिक के एग्जांपल है, और भी n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, हमें सबको जानने का जरूरत नहीं है। जो कॉमन है मैंने आपको बता दिया, जो आपके दिखेगा बुक्स में, दिखेगा आपके NCERT में दिखेगा। तो दो तरीके का सॉल्वेंट है, एक प्रोटिक है और एक एप्रोटिक है। तो हमें SN1 के लिए कौन चाहिए, प्रोटिक चाहिए। बिकॉज देखो प्रोटिक वाले में क्या है, एक तो H+ बनेगा, ठीक है, प्रोटिक का मतलब ये जो H+ रिलीज करता हो, और एक यहां पे उसका काउंटर पार्ट बनेगा। मान लो कोई A पार्ट बना, मुझे नहीं पता A कौन है। जैसे वाटर के केस में लोगे तो OH- हो जाएगा, अल्कोहल के केस में लोगे तो RO- हो जाएगा। बिकॉज सब में से मैं H+ हटा रहा हूं, यहां से HS- हो जाएगा, यहाँ पे NH2- हो जाएगा। तो उसको मैंने A बोल दिया, इसके पास कौन है,
निगेटिव है। तो देखो रिएक्शन में Rx मतलब R लिविंग ग्रुप टूट के क्या दिया था, R प्लस दिया था, और कौन दिया था, लिविंग ग्रुप दिया था। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव बना है ना। तो अगर रिएक्शन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी तो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो R प्लस को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये A माइनस टाइप। पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव। और लिविंग ग्रुप जो गया उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, H प्लस। इसीलिए बोलते हैं कि पोलर एंड प्रोटिक को कौन फेवर करेगा, सॉरी SN1 रिएक्शन को कौन फेवर करेगा, तो पोलर एंड प्रोटिक। बात समझ में आ रहा है कि SN1 रिएक्शन को कौन फेवर करेगा, तो पोलर एंड प्रोटिक फेवर करेगा। क्यों फेवर करेगा, मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन में कार्ब कैटायन बनता है, तो कार्ब कैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, तो H प्लस रिलीज होने के बाद जो भी निगेटिव बचे। और लिविंग ग्रुप को कौन स्टेबलाइज करेगा, तो H प्लस स्टेबलाइज करेगा। अब कोई बोलेगा यहाँ पे लिविंग ग्रुप इसके बीच में रिएक्शन नहीं होगा क्या, हो सकता है भाई, पहले मैंने बोला था लिविंग ग्रुप अच्छा वो है जो वीक बेस है, वीक बेस H प्लस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं फिर से फैक्टर्स रिपीट कर रहा हूं, क्या चाहिए, कार्बोकैटायन चाहिए। कौन देगा, 3 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, बेंजाइलिक देगा, एलाइलिक देगा। ठीक है, कौन नहीं देगा, 1 डिग्री नहीं देगा, और कौन नहीं देगा, तो ये पॉइंट मैं पहले स्लाइड में बोल सकता हूं, विनाइलिक नहीं देगा और एराइलिक नहीं देगा, ये दोनों भी नहीं देते। दूसरा, लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया उतना अच्छा। तीसरा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमें क्या चाहिए, पोलर चाहिए, पोलर में भी कौन चाहिए, प्रोटिक चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप पोलर एंड ए प्रोटिक देंगे तो नहीं होगा, होगा, थोड़ा चांसेस कम हो जाएगा, थोड़ा होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलर एंड ए प्रोटिक में SN1 नहीं होता है और पोलर एंड प्रोटिक में SN2 नहीं होता, ऐसा नहीं होता है भाई। बट एक होता है ना टेंडेंसी, खाते तो हम सब कुछ है, कुछ खाने का मन ज्यादा करता है, तो वैसा ही है कि SN1 रिएक्शन को कौन चाहिए, प्रोटिक चाहिए। पोलर एंड प्रोटिक दोगे तो मन से रिएक्शन करेगा। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन कि क्या होता है SN1 रिएक्शन के। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कुछ आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड है क्या। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करता हूं। R था, लिविंग ग्रुप था, टूटा, क्या मिला, R प्लस मिला, और साथ में क्या मिला, लिविंग ग्रुप। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, और क्या बनेगा, RNU। ठीक है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे पास है CH3, ठीक है, मेरे पास यहां पे मान लो है C2H5, और यहां पे मान लेते हैं फिनाइल है। अब यहां पे एक लिविंग ग्रुप है, यहां पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप गया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ये कार्बन अभी कायरल है ना, कायरल, कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, CH3 C प्लस फिनाइल ग्रुप NC2H5, बहुत अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। ठीक है, अब सुनो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, sp2 का मतलब है ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा, और प्लेनर का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया भाई, बिल्कुल प्लेन में। ठीक है, ऐसा सीट जैसा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है, यहां से अटैक करूं या नीचे से अटैक करूं, ऊपर से अटैक करूं या नीचे से अटैक करूं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं यहां से अटैक करता हूं, यहां से अटैक करने का चांसेस कितना है, 50%। बात पॉसिबिलिटी की हो रही है, प्रोबेबिलिटी की हो रही है, पहले बता रहा हूं। और यहां से भी कितना अटैक हुआ, 50%। सो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे 50% ऊपर से अटैक करेगा, 50% नीचे से अटैक करेगा। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंड बना मेरे पास CH3 C, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पे फिनाइल ग्रुप रह गया, और यहां पे C2H5 आ गया, और ये जो कार्बन है, जो कार्बन इसमें न्यूक्लियोफाइल आया है वो कायरल हो गया। और जिस भी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमेशा। तो अब यहां से प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो नेचर में दो फॉर्म में मिलता है। अब बोलो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं,
तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस होने के कारण। तो यहां से अटैक किया और यहां से अटैक किया, हमारे लिए देखने में सेम लग रहा है बट स्पेस में सब कुछ सेम नहीं होगा। तो अगर ये 50% से अबव से अटैक करता है, और मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं पहले बोला हूं एज्यूम कर रहा हूं कि ऊपर से अटैक करने से, अबव द प्लेन से अटैक करने से अगर ये आर फॉर्म बनता तो बिलो द प्लेन से अटैक करने से क्या बनेगा, एस बनेगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ऊपर से अटैक करने से डी फॉर्म बनता है तो नीचे से अटैक करने से क्या बनेगा, एल फॉर्म बनेगा, और दोनों ही 50% बनेगा। तो ये तो हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा ही होगा, और पढ़ा है कि अगर, इसको फिर से लिखता हूं, आर एस डी और एल, डी को डी और एल नहीं पता है, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म। तो ये दोनों अगर 50% है, ये दोनों अगर 50% है, मतलब फाइनली सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है, रेसेमिक मिक्सचर मिलने वाला है। तो इसीलिए एक जनरल लाइन है, नीट में क्वेश्चन भी आया था इस बार कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स रेसिमाइजेशन। लेकिन ये पॉइंट तभी वैलिड है जब आपका कार्बन जिसपे ये रिएक्शन होने वाला है वो कार्बन क्या हो, वो आपका कायरल हो। बट अगर जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है वो कायरल ही नहीं है, तो फिर ये सब बात करने का फायदा नहीं है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जो क्वेश्चन आता है जनरली, टू क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, और इस पे एक रिएक्शन कराते हैं हम वाटर से, ठीक है, और यहां पे बनेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, CH3 CH Cl CH2 CH3, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। देखो ये कार्बन कायरल है। मान लेते हैं कि यहां पे इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था। अब इस पे वाटर ने अटैक किया, तो बताओ वाटर के अंदर कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन अटैकिंग स्पीसीज है, O है। और जब भी वाटर कहीं पे अटैक करता है तो क्या देता है हमें ये OH के फॉर्म में ऐड करके देता है। तो CH3 CH CH2 CH3 लिख रहा हूं भाई, यहां पे छोड़ नहीं रहा हूं। और यहां पे कौन आया, मैंने सोचा थोड़ा कलर से लिखता हूं अलग से, ताकि आपको अलग से दिखे, थोड़ा फील आए आपको। तो देखो ये कार्बन क्या आ गया, कायरल आया। अब कोई बोलेगा इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये रिएक्शन में पहले ही बोल रहा हूं SN1 टाइप है, ठीक है। इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा या S होगा या दोनों होगा। तो देखो ये कायरल कार्बन था, कायरल कार्बन पे वाटर ने अटैक किया, रिएक्शन SN1 हुआ, और SN1 रिएक्शन हमेशा क्या करता है, रेसिमाइजेशन करता है। तो यहाँ पे R भी बनेगा, यहाँ पे S भी बनेगा, ये भी 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन इफ रिएक्शन सेंटर इज कायरल इन नेचर। इस पॉइंट को बिल्कुल बैठा लीजिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, SN1 रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन if reaction center is chiral in nature। जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है अगर वो कायरल है तो आपको हमेशा रेसिमाइजेशन मिलेगा, अगर नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सपोज कोई बोलेगा CH3C CH3 और यहां पे मान लो ब्रोमीन है, ठीक है। अब मैं यहां पे रिएक्शन कर रहा हूं, मान लो मैं यहां पे रिएक्शन कर देता हूं कि मेरे पास OH माइनस है, मान लेते हैं, अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस है। सो CH3 और यहां पे क्या आया, OH।
कोई बोलेगा इस रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होगा क्या? इस रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होगा क्या? तो भाई ये कार्बन कायरल नहीं है, और कायरल कार्बन नहीं है तो रेसिमाइजेशन भी नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। बिकॉज पॉइंट तो इतना ही है कि SN1 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिएक्शन जो है वो कायरल कार्बन पे होगा तो आपको हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? एग्जांपल्स है कि अल्काइल हैलाइड के बेसिस पे, बिकॉज जनरली हमारे सिलेबस में या तो अल्काइल हैलाइड नहीं तो अल्कोहल नहीं तो ईथर, यही मिलेगा हमें SN1 और SN2 के नाम पे। तो देखो, which of the following alkyl halide is most likely to undergo substitution by an SN1 reaction? अब देखो क्वेश्चन है, SN1 बोला है, 3 फैक्टर माइंड में आना चाहिए। एक लिविंग ग्रुप आना चाहिए, एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आना चाहिए। अब बोलोगे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे सोचेंगे? तो जहां पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रख के सोचो। जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन वो उतना अच्छा रिएक्शन देगा, ठीक है? सॉल्वेंट का नाम तो है नहीं, मतलब हर जगह सेम लिया गया होगा। अब देखो यहां पे ये वाला कार्बन, सॉरी इस कार्बन, सॉरी ये ब्रोमीन यहां पे अटैच्ड है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1 डिग्री। ये ब्रोमीन यहां पे अटैच्ड है, मतलब इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री। और ये ब्रोमीन यहां पे अटैच्ड है, इसका डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना बेटर रेट ऑफ रिएक्शन, यही तो हमने पढ़ा था। जितना स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कौन देगा? सी, बी, और उसके बाद कौन आएगा? ए। कोई बोलेगा क्यों? तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। पॉइंट समझ में आया? जितना ज्यादा स्टेबल बनाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि मेरा लिविंग ग्रुप सेम है कि नहीं है। तो सब में क्या था? ब्रोमीन 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 था। तो उसके बाद क्या बचता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। 2 ही टॉपिक पे आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है, which SN1 reaction of each pair would you expect to take place more rapidly and explain your answer? ठीक है? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। देखो दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। और दोनों में लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मतलब हमें डिफरेंस दिख गया, ठीक है? सब कुछ चेंज करके पूछना बहुत मुश्किल है। आपसे कोई एक फैक्टर चेंज करेगा और उससे कंपेयर करवाएगा। तो दोनों में क्या चेंज हुआ? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हैलोजेंस के केस में लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा आयोडीन होता है और सबसे खराब फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन को तो हमने बैड भी बोला था कि भाई तुम बैड लिविंग ग्रुप हो, तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? ब्रोमीन। तो बोलेंगे ए वाला रिएक्शन ज्यादा बेटर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा 2 आंसर होगा इसका। 2 वाला ज्यादा बेटर रिएक्शन देगा। क्यों देगा? तो इसमें अच्छा लिविंग ग्रुप। समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें Cl है और इसमें भी Cl है, लिविंग ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। अब फर्क क्या है? तो यहां पे वाटर है और यहां पे कौन है? मेथेनॉल है, ठीक है? और वाटर और मेथेनॉल एक ही लेवल के न्यूक्लियोफाइल नहीं है। वाटर से ज्यादा बेटर कौन होगा? मेथेनॉल होता है लिविंग ग्रुप, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। वाटर और मेथेनॉल में कौन ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? तो मेथेनॉल। तो ये ज्यादा बेटर क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए मेरा सेकेंड रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा बेटर होगा। तीसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है? अब तीसरे वाला में क्या चेंज हुआ सुनो। अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, बट कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसमें क्या है? 2 मोलर है। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RLG, पढ़ा था ना?
तो जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना उसका ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट में एक और इनपुट दे देता हूं कि जो रेट होता है, किसका रेट, SN1 का, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज independent of concentration and strength of nucleophile। SN1 रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे और उसके कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये पॉइंट इसलिए बोल दिया बिकॉज कोई सोच सकता है कि अगर इनमें हम चेंज करते तो क्या होता, तो ETOH का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे वाटर और MUH का कंसंट्रेशन चेंज करोगे कोई फायदा नहीं है, H2O और H2O का चेंज करोगे कोई फायदा नहीं है। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब बी, मैं बी की बात कर रहा हूं। अब देखो बी में यहां पे वाटर है और यहां पे मेथनॉल है। अभी मैंने एक पॉइंट बोला कि जो SN1 रिएक्शन है उसको न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता और स्ट्रेंथ से भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वाटर डाल रहे हो मेथनॉल डाल रहे हो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला था कि जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, और वाटर जो होता है वो ज्यादा बेटर पोलर है, बेटर पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा कि जो वाटर वाला रिएक्शन है वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने एक बार कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा है, दूसरी बार कंसंट्रेशन क्या रखा है, 2 मोलर रखा है। तो देखो किसका कंसंट्रेशन है, अल्काइल रेट दोनों ही क्या है, 3 डिग्री है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका रेट ज्यादा, तो बोल सकते हैं 2 मोलर वाले का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है ये 3 डिग्री है और ये कौन है, एराइल हैलाइड है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एराइल हैलाइड तो ये रिएक्शन ही नहीं देता SN1 रिएक्शन, तो इसका बाय डिफॉल्ट आंसर क्या निकल के आ गया 1। 3 डिग्री बहुत अच्छे देता है, एराइल हैलाइड रिएक्शन ही नहीं देता है, तो रिएक्शन ही नहीं देगा तो फिर रेट में कंपीट कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ SN1 के क्वेश्चंस है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। अब देखो मेरे पास क्या है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, मतलब तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन और मिथाइल है, बाकी कार्बन पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे मिथाइल है और पेंटेन है, तो एक और C2H5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मेथनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेथनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करते हैं, बन जाएगा। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। Br कौन है, लिविंग ग्रुप, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। क्या करना है, इसको हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है, अटैक कराना है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C+, यहां पे कौन आएगा, CH3, और यहां पे क्या आएगा, मैं एक साथ लिख देता हूं C2H5। और इस पे जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C OCH3 और H, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाकी यहाँ पे C2H5 है और ऑक्सीजन पे H+ आया है तो वो लॉस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2
COCH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है पहले वाले का। और यहां पे है 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। दूसरे वाले रिएक्शन की बात करें तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, ये भी हेक्सेन ही है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2, तीसरा कार्बन आ गया, इस पे कौन है, क्लोरीन है, और कौन है, मिथाइल है, और फिर हेक्सेन है, मतलब 3 कार्बन आगे कर लो CH2 CH2 CH3। इस पे कौन अटैक कर रहा है, मेथनॉल ही अटैक कर रहा है। तो क्या करना है, इस क्लोरीन को हटाना है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन से इस पे अटैक कराना है। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूं CH3 CH2 C के पास कौन आएगा, OCH3, और यहां पे क्या आएगा CH3, और इधर आ जाएगा CH2 CH3। न्यूक्लियोफाइल को लेके आना है और लिविंग ग्रुप को ले जाना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, और ये बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है इन नीट में आने वाला, कि SN1 और SN2 में हमें कंपेयर करने को आता है क्वेश्चन। बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है नीट के लिए और इवन जेडबल मेन के लिए भी, कि अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एन SN1 रिएक्शन। अब देखो पहला कौन है मेरे पास, 2 ब्रोमोपेंटेन CH3, यहां पे ब्रोमीन है, CH हो गया, 2 ब्रोमो हो गया, पेंटेन मतलब CH2 CH3। दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। तीसरा 1 क्लोरोपेंटेन CH2Cl CH2 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 CH3, and fourth one is 3 bromo 3 methyl pentane CH3 CH2 C Br CH3 CH2 CH3। अब देखो जहां जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां वहां पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन आएगा। SN1 का पूछा है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन, और यहाँ पे कार्बोकैटायन, इतना तो बनेगा ना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है क्या, SN1 बोला है मेरे को, ठीक है। और SN1 अगर बोल रहा है इसका मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना चाहिए, ठीक है। अब देखो जहां पे लिविंग ग्रुप मैंने वहां पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। ये कौन सा डिग्री, 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो सबसे बेटर कौन देगा, 4 देगा, ठीक है। अब 1 और 2 में 2 डिग्री है, कैसे कंपेयर करें भाई, तो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन ज्यादा बेटर है। तो ब्रोमीन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए 4 के बाद कौन आएगा, 1। मतलब क्वेश्चन का लॉजिक समझो, ऑर्डर समझो, पहले क्या देखना है हमें, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन देखना है, और अगर डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन सेम मिले तो आपको लिविंग ग्रुप देखना है। तो पहले हमने देखा 3 डिग्री, फिर हम 2 डिग्री में आए तो लिविंग ग्रुप सेम हो गया, मतलब सॉरी लिविंग ग्रुप सेम नहीं हुआ, डिग्री सेम हो गया, तो हमने लिविंग ग्रुप को देखा, तो ब्रोमीन ज्यादा बेटर था इसलिए 1 आया। उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, और फिर लास्ट में कौन आएगा, प्राइमरी आएगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि प्राइमरी तो आपको SN1 रिएक्शन भी नहीं देता है, ठीक है। प्राइमरी आपको SN1 रिएक्शन नहीं देता, वो हमेशा जनरली SN2 ही जाता है अगर SN रिएक्शन जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड अंडरगोन एन SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन पहले बोल दिया, ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा इन एक्वस एसीटोन। देखो एसीटोन भी बोला, एक्वस भी बोला, पोलर एनेप्रोटिक भी डाल दिया, एक्वस बोला मतलब पोलर एनेप्रोटिक भी डाल दिया। खैर एसीटोन लिखता तब भी SN1 लिख दिया था, हम SN1 की तरह ही सोचते हैं। टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल लिस्ट द अल्काइल ब्रोमाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब देखो बेंजीन है, यहां पे पॉजिटिव आएगा, इधर CH3 है और इधर CH3 है, सब में तो वो पार्ट सेम ही है। अब
अगर यहां पे CH2 CH2 CH3 है तो बेंजीन से अटैच्ड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन हो तो यह हाइपर कंजुगेशन लगाता है और इसके पास कितना अल्फा H है, 2 अल्फा H है, मतलब ये क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा। अगर बात करें यहां पे, अगर O, नेक्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, O CH2 CH3 है तो इसके पास लोन पेयर है, ये तो क्या लगा देता है, ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में उसके पास है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या लगाता है, माइनस M इफेक्ट लगाता है। और लास्ट में है CH2 CH3, इसके पास भी 2 अल्फा H है, मतलब ये भी प्लस H लगाएगा। तो कार्बोकैटायन को अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इफेक्ट वाइज बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्लस M, उसके बाद प्लस H, उसके बाद प्लस I, उसके बाद माइनस I और उसके बाद क्या लगेगा, माइनस M। तो देखो यहां पे प्लस M लगा तो ये सबसे ज्यादा बेटर होगा, मतलब B वाला सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, B वाला सबसे बेस्ट होगा, तो पहला हो गया, B सबसे ज्यादा देगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो यहां भी प्लस H है, 2 अल्फा H है, यहां भी प्लस H है, 2 अल्फा H है, मतलब हाइपर कंजुगेशन क्या हो गया, सेम हो गया। सेम नंबर ऑफ अल्फा H में हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाता है। बट यहां पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्लस I इफेक्ट भी लगेगा, और यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के केस में भी प्लस I लगेगा। तो जितना ज्यादा आपके पास कार्बन एटम हो अल्काइल ग्रुप में उतना बेटर प्लस I होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये सबसे पीछे जाएगा, बिकॉज माइनस M लगा रहा है, माइनस M सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज करता है। तो अब प्रोपाइल और इथाइल में कौन ज्यादा बेटर है, तो प्रोपाइल ज्यादा बेटर है, क्यों, बिकॉज उसका प्लस I ज्यादा है। तो B के बाद कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, और A के बाद कौन आएगा, D आएगा, और D के बाद कौन आएगा, C आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। मैं फिर से लिख देता हूं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ SN1 प्रोडक्ट पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड इज X, सो वैल्यू ऑफ X इज। अब ऐसे क्वेश्चन इंटीरियर टाइप में आते हैं, JEE एडवांस में, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप भी आ जाता है। तो देखो मेरे पास ये मॉलिक्यूल था, वेज पोजीशन पे CH3 है और वेज पोजीशन पे क्लोरीन भी है। अब ये मॉलिक्यूल में क्लोरीन तो लिविंग ग्रुप का काम करेगा ना, तो अगर ये लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है तब तो ये बॉन्ड लेके जाने वाला है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इस पे कौन अटैक करने वाला है, वाटर का मतलब है इस पे कौन अटैक करेगा, OH ग्रुप। अब जब OH ग्रुप इस पे अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, कि वो CH3 के साइड से भी अटैक कर ले। ठीक है, CH3 के साइड से भी अटैक कर ले, मतलब जो मेरा OH है वो वेज पोजीशन पे ही आए। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो CH3 के अपोजिट साइड से अटैक करे, जैसे मैंने अभी बोला था कि कार्बोकैटायन जो होता है वो प्लानर होता है, और प्लानर चीजों पे दो तरफा अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया। तो एक बन गया आपको क्या बोल सकते हो, सिस टाइप, एक क्या बन गया आपको, ट्रांस टाइप। अब एक और है कि ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का जो स्पेशल फिनोमेनन होता है कि वो रीअरेंज हो सकता है। तो अभी ये कहां पे है, 2 डिग्री, सामने वाला क्या दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री। तो यहां से अगर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जो CH3 है इसी पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, जो CH3 है उसी पे कार्बोकैटायन बनेगा, और वहां पे अगर वाटर ने अटैक किया, वहां पे अगर वाटर ने अटैक किया तो क्या बनेगा, CH3, और वहां पे कौन आ जाएगा, OH। तो टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट आ गए, 3 प्रोडक्ट्स आ गए। अब कोई बोलेगा वहां पे आपने उल्टा पुल्टा क्यों नहीं किया,
कोई फायदा नहीं है। CH3 और OH मैंने वेज और डैश बनाया है, आपको मन करे तो OH को वेज बना लो, CH3 को डैश बना लो, बिकॉज ये प्लैनेट बना है, प्लैनेट से आपको यही मिलने वाला है। तो इस तरह से मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिले। तो क्वेश्चन में क्या था, x का वैल्यू पूछा था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटायन फर्दर रीअरेंज होके आपको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करता है, उसके थ्रू भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट मैंने आपको यहां पर नहीं पढ़ाया, वो GOC का पार्ट है। अगर आपको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट्स आए, 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये SN1 का हमारा इंफॉर्मेशन था। कंसाइज वीडियो बनाने के लिए और भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है, बट शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक बार SN1 में रिपीट कराता हूं कि SN1 में क्या होता है। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनाता है, अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। रेट जो लॉ होता है उसके हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटायन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चेंज होने से ज्यादा बेटर होगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना बेटर रिएक्शन होगा। लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना बेटर रिएक्शन होगा। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना बेटर रिएक्शन होगा, और जितना पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स थे। और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एडेसिमाइजेशन होता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आपको देखना है, पहले डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन देखना है, मतलब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है, और उसके बाद ही आप लिविंग ग्रुप देखो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 डिग्री में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और 3 डिग्री में थोड़ा सा खराब भी लगा हुआ है, तब भी 3 डिग्री वाला ज्यादा बेटर देगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपके लिए इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। जितना भी मुझे आता था मैंने आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।